ये मेरा सेकंड वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लास्ट टाइम हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट किया था और इसके पहले वाले कंटेंट था उसमें एंड किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट आइटम्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, जॉब वर्क डन है जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से पैसे लेके काम करके देता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट यानी कॉन्ट्रैक्टर को जितने भी तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, इनडायरेक्ट एंड कॉमन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब सारे कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होते हैं। अब आ जाते हैं मटेरियल कॉस्ट रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स पे, यानी मटेरियल कॉस्ट हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके रूल्स क्या है। तो रूल्स ये है, जहाँ जहाँ से मटेरियल मिल रहा है कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्टर रिकॉर्ड करेगा और जहाँ सही लगेगा उसे रिकॉर्ड करेगा। सप्लाई फ्रॉम स्टोर्स, मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर्स आर डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जहाँ से भी मटेरियल सप्लाई होगा, ट्रांसफ़र होगा वेयर हाउस से या वो बाहर से परचेज करेगा, ये सारा का सारा जो मटेरियल मिल रहा है कॉन्ट्रैक्टर को वो एक एंट्री पास करेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट मटेरियल्स। और ये बेस्ड होगा मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप पे, यानी एक स्लिप मिलेगी जहाँ पे एक मैं बोल सकती हूँ एक वेयर हाउस से स्लिप मिलेगी कि ये मटेरियल स्टोर से या वेयर हाउस से सप्लाई हो चुका है। अगर वो डायरेक्ट परचेज कर रहा है तो वो डायरेक्ट परचेसेस दिखाएगा। टूल मेकिंग मटेरियल्स यानी मटेरियल जो यूज होते हैं टूल्स बनाने के लिए आर चार्ज टू वर्क एक्सपेंसेस अकाउंट। सप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्टी, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्टी कह रहा है कि चलो बिल्डिंग का ये मटेरियल पड़ा है, आप अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो ये मेरे पास मटेरियल पड़ा है, आप इसे भी यूज कर लेना। तो जो कॉन्ट्रैक्टी मटेरियल सप्लाई कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, इफ नॉट अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ये ऐड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टी कह रहा है कि जितना मैं तुझे मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ ये माइनस कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये दिखाया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, एक्सेस मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स आर एडजस्टेड बेस्ड ऑन द मटेरियल ट्रांसफर नोट। अगर कुछ मटेरियल ट्रांसफर हुए हैं एक से कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, तो मटेरियल ट्रांसफर नोट के बेसिस पे इसको दिखाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। रिटर्न ऑफ एक्सेस मटेरियल, जितना भी मटेरियल एक्सेस है वो रिटर्न हुआ है तो डेबिट साइड में सब जो भी आया वो दिखाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रिटर्न, ट्रांसफर्ड, सोल्ड वगैरह मटेरियल्स का। सेल ऑफ सरप्लस मटेरियल, अगर कुछ मटेरियल बच गया है, अगर वो सप्लायर वापस नहीं ले रहा है तो उसको हम सेल कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर सेल कर देता है तो उसे दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर कुछ एबनॉर्मल लॉस हो रहा है मटेरियल्स का, जैसे थेफ्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो इट अगेन ये फिर से शो किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड में। अब आते हैं लेबर को हम लोग कैसे रिकॉर्ड, लेबर की कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। लेबर एम्प्लॉयड डायरेक्टली एट द कॉन्ट्रैक्ट साइट इज कंसिडर्ड डायरेक्ट लेबर रिगार्डलेस ऑफ द टास्क परफॉर्म। ऐसे भी हो सकता है कि बगाड़ी जो काम कर रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए वो आधे दिन की छुट्टी लेके जा रहा है या आधे दिन के बाद वो काम नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, लेकिन दिन का पूरा अमाउंट लेबर का या वेजेस का अमाउंट चार्ज कर रहा है। तो जो भी एम्प्लॉय डायरेक्टली होगा कॉन्ट्रैक्ट साइड पे उसकी जो भी कॉस्ट लगेगी लेबर की उसे कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर कॉस्ट डेबिटिंग, wages for workers exclusively engaged in a contract are debited to contract account। अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो लेबर यूज हो रहा है वो दूसरी बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं यूज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पूरी की पूरी कॉस्ट हम लोग डेबिट कर देंगे। लेकिन इफ वर्कर्स आर असाइंड टू मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, यानी 5 अगर बिल्डिंग बन रही है तो पांचों में कभी बगाड़ी एक बिल्डिंग में काम करे 2 घंटा, फिर दूसरी बिल्डिंग में जा रहे 2 घंटा काम करने के लिए, तो जो भी वेजेस होंगे वो दिन भर के घंटे के हिसाब से अपॉर्शन होंगे और वेज एनालिसिस शीट के हिसाब से उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखा जाएगा क्योंकि ये कॉमन एक्सपेंसेस हो जाएगा। अदर कॉस्ट रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स, कौन से हो सकते हैं अदर कॉस्ट जो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अलोकेटेड होते हैं अक्रॉस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस, जैसे मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर आवर्स हो गया, या प्रोजेक्ट की वैल्यू के हिसाब से। डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट इक्विपमेंट विद टू मेथड्स अवेलेबल। पहला मेथड होगा फुल वैल्यू करो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, दूसरा मेथड होगा डेबिट ओनली द डेप्रीसिएशन चार्ज। फोर्थ पॉइंट, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट आर चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सब कॉन्ट्रैक्टर को अगर कुछ माल दिया है बनाने के लिए तो वो भी चार्ज होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और वो दिखेगा डेबिट साइड में। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, इफ एक्स्ट्रा वर्क इज डन इट इज एडेड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा वर्क शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, तो उसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्टर कुछ अपने तरीके से अच्छा ऐसा काम करके दे रहा है और कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे और कोई एक्स्ट्रा काम करके दे रहा है, तो अगर एक्स्ट्रा वर्क करने से अमाउंट बहुत बड़ा है, जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वरना अमाउंट कम है, काम भी कम लगा है, कॉस्ट जो हुई है वो भी कम लगी है, तो ये सेम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट रिकॉर्डिंग, प्रॉफिट रिकॉग्निशन एंड अकाउंटिंग पे। अब हम आ रहे हैं नोशनल प्रॉफिट पे। नोशनल प्रॉफिट एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट की तरह होता है। जब तक कि कॉन्ट्रैक्टर को पता न चल सके कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो वो एक एस्टिमेशन पे चलता है कि मैं हर साल जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है उतने हिसाब से वो नोशनल प्रॉफिट दिखा सकता है कि मैंने इतना कमाया। एक्चुअल प्रॉफिट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी डिटरमाइंड वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली कंप्लीटेड। ये तो पता है कि हर एक को कॉन्ट्रैक्टर जो काम करके दे रहा है या एग्रीमेंट के हिसाब से जो काम कर रहा है, तो वो हर साल देखेगा कि उसका वर्क सर्टिफाइड कितना है और उसने कितना काम किया है। जब तक कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट न हो तब तक उसे एक्चुअल प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा। लेकिन नोशनल प्रॉफिट इज यूज टू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रेस। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, पहले साल में 20% से काम कम हुआ, नेक्स्ट ईयर में 20 से ज़्यादा और 40 से कम हुआ, तो हर साल जैसे जैसे काम बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर एक नोशनल यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रेस के हिसाब से। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? नोशनल प्रॉफिट इज नथिंग बट वैल्यू माइनस कॉस्ट इनकर्ड बाय द contractor, not sorry, contractee. Notional profit is equal to income to date minus expenditure to date, यानी value of work certified minus cost of work certified. अब हम प्रॉफिट रिकॉर्ड कैसे करेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स पे? प्रॉफिट रिकॉग्निशन रूल्स। प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन नोशनल प्रॉफिट एंड द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेजेस एंड प्रॉफिट रिकॉग्निशन। इनिशियल स्टेजेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट 25% से लेस या तो इक्वल टू 25% कंप्लीट है, तो कोई भी नोशनल प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट नहीं डाला जाएगा। सेकेंड, वर्क परफॉर्म्ड बट नॉट सब्सटेंशियल, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट 26% से लेके 50% तक कंप्लीट हो चुका है, तो हम 1/3 नोशनल प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव से, डिवाइड करेंगे वर्क सर्टिफाइड से। इसका जो अमाउंट निकलेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। इसके बाद अगर 51% से लेके 90% तक कंप्लीट हो गया काम, तो जो प्रॉफिट होगा नोशनल प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट कैश कितना ट्रांसफर करेंगे, 2/3 नोशनल प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव से, डिवाइड करेंगे अगेन वर्क सर्टिफाइड से। इतना अमाउंट जो भी निकलेगा वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करेंगे प्रॉफिट्स। फोर्थ पॉइंट, ऑलमोस्ट अगर कंप्लीट हो चुका है, यानी 91% से 99% कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें हम लोग एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट दिखाएंगे और वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिफ्थ, फुल्ली कंप्लीट हो चुका, हम डायरेक्टली नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव से, डिवाइड करेंगे वर्क सर्टिफाइड, यानी यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा हम वो बुक कर लेंगे। ये था प्रॉफिट रिकॉर्डिंग रूल्स और रिकॉग्निशन रूल्स। यू कैन सी द एडिशनल नोट्स। आप एडिशनल नोट्स को देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट्स रिकॉग्निशन यूजिंग एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट्स। एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट्स एप्लीकेशन फॉर ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 99% अब कंप्लीट हो चुके हैं,
या तो फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स वे फ्यूचर कॉस्ट कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड, हमें पता है कि अब कितनी कॉस्ट लगने वाली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज 95% कंप्लीट, एक एग्जाम्पल है फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एंड कंप्लीटेड आफ्टर द ईयर, द एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द टोटल कॉस्ट इनकर्ड। नोशनल प्रॉफिट अगेन क्या होगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, दैट इज कॉस्ट इनकर्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज। एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। फॉर्मूले लिखी हुई है प्रॉफिट रिकॉग्निशन के लिए, एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, या तो एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ पेमेंट जितना रिसीव हुआ है। थर्ड फॉर्मूला है एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। फोर्थ फॉर्मूला है एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इनकर्ड मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ पेमेंट रिसीव। और लास्ट फॉर्मूला है, इनमें से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं, नोशनल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। जनरल रूल्स क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट है वो जनरली अप्लाइड होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जहाँ पे 91 से लेके 99% तक कंप्लीट हो, या तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट अबाउट 25% कंप्लीशन विद एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, जिसे हमें पता है कि इसमें कितनी कॉस्ट लगने वाली है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मूला बी इज प्रिपेयर्ड, ऊपर जो फॉर्मूला लिखी हुई है उसमें फॉर्मूला बी अप्लाई होगी। नोशनल प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी यूज इफ एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल। अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो आप नोशनल प्रॉफिट को भी लेके फॉर्मूला को आगे बढ़ा सकते हैं। द लीस्ट ऑफ द प्रॉफिट रिकॉग्नाइज यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होगा, कम से कम प्रॉफिट होगा, उसको डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रूल्स पे, जहाँ पे प्रोविजनिंग लॉसेस होंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या करना है। प्रॉफिट एंड लॉस रूल्स क्या कहते हैं, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉफिटेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है तो हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे नोशनल प्रॉफिट दैट इज एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यानी 25% से ज़्यादा कंप्लीट है, 25 से 50 तक कंप्लीट है, 50 से 90 तक कंप्लीट है, या 90 से ज़्यादा कंप्लीट है, 99 तक, और लास्ट में 100% कंप्लीट है। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है तो फुल्ली प्रोवाइड करना है लॉस जिस भी साल में ये हुआ हो, एंड डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी प्रॉफिट, आपको कोई भी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करना है, जितना भी लॉस हुआ है वो लॉस दिखा देना है। नाउ कम टू कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, एस्टिमेटेड नोशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज ओनली इफ कंप्लीशन एक्सीड्स 25%, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 25% के नीचे अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, रिकॉग्नाइज नहीं करना है। लेकिन अगर 25% से ज़्यादा हो तभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी 6 फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं विद प्रूडेंस। नोशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड टोटल लॉस है, हम लोग को एस्टिमेटेड प्रॉफिट था और एस्टिमेटेड टोटल लॉस है, तो प्रोवाइड करो पहले एस्टिमेटेड टोटल लॉस के लिए करंट ईयर में नो प्रॉफिट शुड बी रिकॉग्नाइज। लॉस है एंड एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट है, रिकॉग्नाइज करो लॉस फुली, डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी प्रॉफिट अंटिल कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। लॉस है, एस्टिमेटेड टोटल लॉस फिर से है, प्रोवाइड करो फॉर विच एवर इज हायर, डेट इज करंट लॉस ज़्यादा है कि एस्टिमेटेड टोटल लॉस ज़्यादा है, तो उसके लिए जो ज़्यादा अमाउंट होगा उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करो। फॉर्मेट फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, this is the format if you are able to see on the debit side of the contract account. Before coming to format, let me explain you the segments of contract account. अब फर्स्ट सेगमेंट में हम क्या दिखाएंगे, फर्स्ट सेगमेंट में कंपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए नोशनल प्रॉफिट, यानी डेबिट साइड के जो भी आइटम्स होंगे क्रेडिट साइड से आइटम से लेस करेंगे ताकि नोशनल प्रॉफिट हमें पता चल सके। सेकेंड सेगमेंट में हम रिकॉग्नाइज करेंगे और ट्रांसफर करेंगे एक पोर्शन नोशनल प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको हम रिजर्व प्रॉफिट दिखा के छोड़ देंगे। थर्ड सेगमेंट में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंसेस जो भी होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमेशा 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड में बाय वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दिखाया गया है,
और वर्क इन प्रोग्रेस में बैलेंसेस दिखाए गए हैं मटेरियल्स एट साइड के और प्लांट की WDV। अगर हम लोग क्रेडिट साइड में प्लांट की WDV दिखा रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू की प्लांट इतना बच गया है, तो हम लोग डेबिट साइड में उसकी प्लांट की रियल वैल्यू जो जब हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करने के लिए लिया था वो एट कॉस्ट दिखाएंगे, मटीरियल दिखाएंगे, वेजेस दिखाएंगे, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग डेट इज पेएबल, ड्यू है बट नॉट पेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर को कुछ दिया है हम लोग ने बनाने के लिए वो दिखाएंगे, एक्स्ट्रा वर्क की कोई कॉस्ट लगी है कॉन्ट्रैक्टर को वो दिखाएंगे। क्रेडिट साइड के आइटम्स में से डेबिट साइड के काटेंगे तो हमें मिल जाएगा नोशनल प्रॉफिट एंड डेट इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप देख सकते हो तो ये स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, लास्ट आइटम नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब आ जाएंगे हम लोग सेकेंड सेगमेंट पे। सेकेंड सेगमेंट में हम लोग वो नोशनल प्रॉफिट डेबिट साइड का कैरी ब्रॉट डाउन करेंगे क्रेडिट साइड में, नोशनल प्रॉफिट को ऐड करेंगे और डेबिट साइड में लेके आएंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करेंगे और कुछ अमाउंट रिजर्व करेंगे प्रॉफिट में। थर्ड सेगमेंट में अगेन ये रिजर्व जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग को से नेक्स्ट ईयर में दिखेगा, रिजर्व प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और डेबिट साइड में हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस दिखाएंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, बैलेंसेस दिखाएंगे मटीरियल से साइड के, प्लांटेड साइड के। दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर्मेट। ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन बैलेंस शीट। प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लायबिलिटी साइड में डिस्प्ले होगा कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस एज अ करंट असेट। अब हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस दिखाते हैं तो हम लोग हर साल के बैलेंस शीट जब बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट का एज अ करंट असेट। असेट साइड में इंक्लूड होगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड एंड अदर असेट्स लाइक मटीरियल एंड प्लांटेड साइड। रिजर्व प्रॉफिट जो होगा वो सबट्रैक्ट होगा रिजर्व प्रॉफिट बेस्ड ऑन कन्वेंशन रूल। नेट बैलेंस जो होगा, जो फाइनल नेट वैल्यू बचेगी कॉन्ट्रैक्ट WIP आफ्टर एडजस्टमेंट, दिस विल बी द नेट बैलेंस। ओके, सो आई थिंक सो आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। दिस इज द same content which I have already explained you. So I think so I have completed the theoretical part totally of cost accounting और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वैल्यूबल इनपुट देना मत भूलिए। प्लीज़ वैल्यूबल रिस्पॉन्स दीजिए मेरे YouTube के वीडियोस के लिए, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले आगे की वीडियोस बनाने के लिए। आगे की वीडियो में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करवाने वाली हूँ और ऐसी कोशिश रहेगी कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो उसकी मैं सॉल्यूशन करवा सकूँ। थैंक यू सो मच।